तो पिछली क्लास तक अपने 15 क्वेश्चन हो गए थे जाल प्रमेय पर आधारित। थ्योरम्स पर हमने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया था और 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे थ्योरम पर। अब उसके बाद में आगे और कंटिन्यू करते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो नॉर्टन थ्योरम पर आधारित है और एक क्वेश्चन हमने अध्यारोपण प्रमेय पर भी आधारित यहाँ दिया है। ठीक है, तो आज अभी अपन जाल प्रमेय पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की क्लास तक अपने 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग 60-70 क्वेश्चन अपन को थ्योरम पर अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम के अंदर चाहे एक सवाल आए चाहे दो सवाल आए, अपने क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, आज अपन के जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे नॉर्टन थ्योरम पर आधारित होंगे, केवल एक को छोड़कर। ठीक है, देखिएगा। तो 15 क्वेश्चन होने के बाद में आप लोगों के सामने हमारे पास ये रहा 16वें नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों का है वो सुपरपोजिशन थ्योरम पर आधारित है, अध्यारोपण थ्योरम पर आधारित है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अपन लेते हैं। क्वेश्चन है 4 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। वैसे आप इसको किरचॉफ के नियम से भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं इस सवाल को यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर रहा हूं ताकि एक बार आप लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम भी समझ में आ जाए। किस तरीके से किया जाएगा, 2 मिनट सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हमें इस 4 ओम के अंदर बहने वाली धारा पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूं इस 4 ओम के अंदर बहने वाली धारा क्या है, आई है। ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि एक टाइम पर केवल एक सोर्स एक्टिवेट रहता है, बाकी शेष अन्य सोर्स क्या होते हैं, डीएक्टिवेट रहते हैं। अब जिन भी सोर्स को डीएक्टिवेट रखा जाता है उसमें यदि वोल्टेज सोर्स है तो हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, और यदि करंट सोर्स है तो अपन क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। तो यहां इस परिपथ के अंदर आपको 3 स्रोत नजर आएंगे। एक 12 वोल्ट का है, एक 6 वोल्ट का है और एक 6 एम्पियर का है। यानी ये दो क्या है, आपके वोल्टेज सोर्स है और ये क्या है, आप लोगों का करंट सोर्स है। एक टाइम पर एक आपका एक्टिवेट रहेगा, शेष अन्य क्या रहेंगे, आपके डीएक्टिवेट रहेंगे। तो जो सोर्स एक्टिवेट रहेगा उसको आप केवल परिपथ के अंदर रखोगे, बाकी को क्या कर दोगे, डीएक्टिवेट कर दोगे। तो देखो, और फिर अपन हर बार 4 ओम के अंदर से बहने वाली धारा को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहली स्टेप के अंदर क्या करना है, आप लोगों को 12 वोल्ट का स्रोत रखना है। 12 वोल्ट का स्रोत लेने पर, अब आपने 12 वोल्ट का स्रोत ले लिया तो बाकी के 2 स्रोत बचे हैं, कौन कौन से, 6 वोल्ट का और 6 एम्पियर का। इनको क्या करेंगे अपन, शॉर्ट सर्किट करेंगे। इनको क्या करेंगे, सॉरी, इनको क्या करेंगे अपन, आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले यहां है हमारे पास में 4 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, इस स्रोत को रखना है केवल परिपथ के अंदर, और इस सोर्स को जब मैं डीएक्टिवेट करूंगा तो ये करंट सोर्स है। करंट सोर्स जब भी डीएक्टिवेट किया जाता है तो ओपन सर्किट हो जाता है। क्या किया जाता है, ओपन सर्किट। ओ डॉट सी लिख देता हूं। ये है आपका 12 वोल्ट प्लस और माइनस, और इधर ये है आप लोगों का वोल्टेज सोर्स। एक स्रोत रखना है, बाकी सबको डीएक्टिवेट करना है। तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसलिए यहां क्या किया जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्या किया जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब है आपका इधर 8 ओम। प्रतिरोध को मत करना कुछ भी, तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर करंट कैसे बहेगी, इसके अंदर करंट जाएगी प्लस से माइनस, इस तरीके से करंट जाएगी, इस तरीके से। मैं इस करंट का नाम I1 दे देता हूं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये एक लूप बन गया पूरा। देखो ये एक पूरा लूप बन गया। अब इस लूप के अंदर एक सोर्स है और एक क्या है मेरे पास में, प्रतिरोध है। अब देखो ये 4 ओम और 8 ओम कौन से क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 4 ओम और 8 ओम श्रेणी क्रम के अंदर हो जाएगा, तो आर का मान क्या आ गया आपके पास में, 4 और 8 कितना हो गया, 12 ओम आ गया। ठीक है, और स्रोत कितने का है आपके पास में, V कितने का है, 12 वोल्ट का है। और आपको I1 ज्ञात करना है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R होगा। तो V अपॉन R यानी 12 वोल्ट बटा 12 ओम, यानी आपका आ गया 1 एम्पियर। यानी सीधी सी बात, आपने जब 12 वोल्ट का स्रोत रखा
तो उससे हमें जो करंट मिली है वो क्या मिली है, I1 1 एम्पियर, और उसकी डायरेक्शन कैसी है, जैसी इस I की डायरेक्शन है वही क्या है, उसकी डायरेक्शन है। देखो I1 की भी यही डायरेक्शन है, I की भी यही डायरेक्शन है, तो मुझे पहला आंसर तो मिल गया यहाँ पे कितना, 1 एम्पियर। ठीक है, इसे आप लिख लेना, मैं उठा रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में, इधर ही लिख देता हूं I1 बराबर कितना, 1 एम्पियर। अब सुनो, सारे काम करने हैं, एक टाइम पे एक एक्टिवेट रहेगा, इसका नंबर हो गया कंप्लीट। अब इसका नंबर ले लेते हैं। अब इसको एक्टिवेट रखेंगे तो इन दोनों को डीएक्टिवेट करेंगे, इन दोनों को डीएक्टिवेट करेंगे तो अब की बार 6 वोल्ट का स्रोत रखेंगे, केवल 6 वोल्ट का स्रोत लेने पर। जब आप 6 वोल्ट का स्रोत लोगे तो देखो सबसे पहले इसको क्या करोगे, डीएक्टिवेट करोगे। करंट सोर्स डीएक्टिवेट होता है तो ओपन सर्किट होता है। इधर क्या है हमारे पास में, 8 ओम है। इधर क्या है हमारे पास में, ये है 6 वोल्ट है। और इधर आप इसको क्या करोगे, डीएक्टिवेट करोगे तो क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट करोगे। 12 वोल्ट को डीएक्टिवेट कर दिया तो शॉर्ट सर्किट कर दिया। इधर क्या है मेरे पास में, 4 ओम है। ठीक है, मुझे तो इस 4 ओम के अंदर बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो अब सुनो, करंट कैसे जाती है, प्लस से माइनस, यानी करंट जाएगी यूं, 8 यहां तो नहीं जाएगी नीचे तो क्योंकि ओपन है, इधर जाएगी तो ये 8 और 4 किसके अंदर हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। आर तो कितना आ जाएगा, वही 12 ओम आ जाएगा। वी कितना है, अब की बार 6 वोल्ट है। करंट ऐसे जाएगी इस तरीके से, यानी ऊपर से नीचे आएगी। करंट कैसे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी। तो पहले तो ऊपर से नीचे आएगी जो करंट, उसको नाम दे देते हैं अपन I2। ठीक है, क्या नाम दे दिया मैंने, I2। I2 का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, V बराबर IR हो गया। V बराबर IR हो गया तो I बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में, V अपॉन R हो जाएगा। तो V 6 है और R कितना है, 12 है, यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर करंट आ गई I2 पर। ये जो डायरेक्शन आई है ये कैसी आई है, ऊपर से नीचे आई है। कैसी आई है, ऊपर से नीचे। मान लीजिए अगर मैं ऐसे कहूं कि I2 की डायरेक्शन नीचे से ऊपर दिखा दूं, मैं कैसे दिखा दूं, नीचे से ऊपर दिखा दूं। तो नीचे से ऊपर दिखा दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 एम्पियर। मैं नीचे से ऊपर क्यों दिखा रहा हूं, सबकी डायरेक्शन ऐसे ही ले रहा हूं ना, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे I की भी यही है, I1 की भी यही, I2 की भी यही। तो मेरे पास में I2 मिल गया कितना ओम, कितना एम्पियर, माइनस का 0.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, 2 स्रोत का काम कंप्लीट हुआ अपना। अब एक बचा हमारे पास में, कौन सा, ये है 6 एम्पियर का स्रोत। कितने एम्पियर का स्रोत है, 6 एम्पियर का। अब इसे एक्टिवेट रखेंगे तो ये दोनों डीएक्टिवेट होंगे, ये दोनों डीएक्टिवेट होंगे तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। रे ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। इधर भी शॉर्ट सर्किट हो गया, इधर भी क्या हो गया, लाड लो, शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये क्या है हमारे पास में, 6 एम। कितना है, 6 एम। इधर है मेरे पास में कितना ओम, 4 ओम है। इधर है मेरे पास में कितना ओम, 8 ओम है। ठीक है, अब सुनो, मुझे तो ये वाली करंट चाहिए, इस 4 ओम के अंदर बहने वाली धारा चाहिए। ठीक है, अब सुनो, देखो ये 6 एम्पियर की करंट आ रही है, ऐसे आएगी। यहां आने के बाद में कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। मुझे तो ये वाली करंट चाहिए, ये जो एरो लगा हुआ है ना, ये वाली करंट चाहिए। ठीक है, मैं इस करंट को अभी नाम दे देता हूं I3। क्या नाम दे देता हूं, I3 नाम दे देता हूं। अब देखो, यहां करंट आकर 2 भागों में बट गई, इसमें बट गई 2 भागों में, 2 भागों में बट गई। तो इसका मतलब 8 ओम और 4 ओम कौन से क्रम के अंदर है, 8 ओम और 4 ओम है हमारे कौन से क्रम के अंदर, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में क्या करते हैं अपन, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। ठीक है ना, यानी अपन धारा विभाजन का नियम लगाएंगे। धारा विभाजन का नियम कैसे लगता है, देखो मुझे इसके अंदर बहने वाली करंट I3 ज्ञात करनी है। तो इस 4 ओम के समांतर क्रम में कौन है, 8 ओम है। तो पहले ऊपर तो लिखूंगा मैं 8 को, नीचे इन दोनों का योग कर देंगे, 8 और 4। और जो करंट आ रही है वो कितनी है, 6 एम्पियर है। तो ये कितना हो गया, 8/12 गुणा 6। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी ये कितना आ गया, 4 एम्पियर। तो I3 का मान आ गया मेरे पास में 4 एम्पियर। पर मैं चाहता हूं करंट को, देखो मैं चाहता हूं करंट को नीचे से ऊपर लेना। तो नीचे से ऊपर लूंगा तो मैं माइनस का 4 एम्पियर लिख दूं। ठीक है ना, डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा।
तो I3 कितना आ गया मेरे पास में, माइनस का 4 एम्पियर आ गया। अब कोई स्रोत नहीं बचा, एक बार एक बार एक एक क्या रह चुके, एक्टिवेट रह चुके, ठीक है। तो ये जो टोटल करंट है आई, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है इन तीनों के योग के बराबर होगी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये आ गया 1 एम्पियर माइनस का 0.5 एम्पियर माइनस का 4 एम्पियर। तो 1 माइनस 4.5 यानी माइनस का 3.5 एम्पियर करेक्ट आंसर है क्या माइनस? तो बी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल था। ये थेवेनिन का सवाल आ गया ना, थेवेनिन का आ गया क्या? चलो, ये आया हुआ सवाल है एग्जाम के अंदर। ये कह रहा है कि परिपथ में VA कितना है, 4 वोल्ट है। तो भाई ये आपसे बोल रहा है 4 वोल्ट है। R1 को 2 ओम दिया है, 2 ओम दे दो। ये कितना है, R2 3 ओम, 3 ओम दे दो। फिर ये कितना है, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर दे दो। तो आप लोगों से इसने कहा है कि टर्मिनल 1 व 2 के बाईं और तुल्य थेवेनिन वोल्टता और तुल्य थेवेनिन प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य थेवेनिन वोल्टता और थेवेनिन प्रतिरोध ज्ञात करो। सुनो, सबसे पहले मैं इसके अंदर R इक्वलेंट ज्ञात कर देता हूं। R इक्वलेंट कैसे ज्ञात करते हैं? R इक्वलेंट ज्ञात करने का तरीका यही होता है कि आप 1 और 2 को तो खुला छोड़ दो, टर्मिनल 1 व 2 को तो क्या कर दो, खुला छोड़ दो। ये लो, मैंने इनको क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। जितने भी स्रोत होते हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करना होता है। तो ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ये लो, मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और ये इधर लगा हुआ है 2 ओम, ये 2 ओम रहने दो। इधर लगा हुआ है 3 ओम, तो ये 3 ओम रहने दो। और करंट सोर्स को ओपन किया जाता है, जब भी उसको उसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं तो ओपन किया जाता है। तो यहां होगा अपने पास में R इक्वलेंट। तो ये दोनों सीरीज के अंदर हो गए, 3 और 2 5 ओम, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऐसे कैसे ना। ठीक है, अब बात करते हैं बी और सी की। मान ज्ञात नहीं किए जा सकते, ये भी चेक कर लेंगे। 5 ओम आएगा, ये तो कंफर्म है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना। R इक्वलेंट तो कितना होगा, 5 ओम। ओके, अब मैं E इक्वलेंट ज्ञात कर लूंगा। तो E इक्वलेंट कैसे ज्ञात करूंगा, E इक्वलेंट के लिए क्या करेंगे, ये देखो आप लोगों का 4 वोल्ट है, ये आप लोगों का 2 ओम है, ये आपका 2 एम्पियर है, और ये आपका 3 ओम है। एक और 2 के बीच में है ना, ये E इक्वलेंट ज्ञात करना है। ठीक है, क्या तो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखो, ये 2 एम्पियर की करंट आएगी, इधर जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि आगे से ओपन है मामला ना। करंट इधर जाएगी, करंट जाएगी प्लस से माइनस। ठीक है, कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की। कितना प्रतिरोध है, 2 ओम का। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे इक्वलेंट बचा ही क्या है इसके अंदर, इन दोनों को सोल्व कर लो। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, 4 और 4 कितना, 8 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन, सी भी गलत है और डी भी गलत है। मान ज्ञात किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कितना आएगा आप लोगों के पास में, इन दोनों के सिरों पर जो वोल्टेज होगा। अगला देखो, अगला है दिए गए परिपथ में नॉर्टन तुल्य धारा, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट और लोड धारा IL ज्ञात करो। अब सुनना, देखो इन सवालों को आप नॉर्टन से मत करो, जैसे मैंने कल सिखा रखा है उस तरीके से ज्ञात करो। कैसे सिखाया था मैंने कल और परसों 2 क्लासों के अंदर आप लोगों को? बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया था। पहले आप इतने से भाग को सोल्व कर लो, पहले आप इतने भाग को सोल्व कर लो। करो, देखो इतने भाग को सोल्व। तो सबसे पहले एक प्रतिरोध बना लो यहाँ पे, कितना है, ये दोनों पैरेलल में होते हैं, तो कितना हो गया, 2 गुणा 8/2 प्लस 8, 8 दूना 16/10, 16/10 का मतलब 8/5 ओम। ये हो गया 8/5 ओम, जिसे आप R इक्विवेलेंट भी कहते हो। अब ये वोल्टेज ज्ञात कर लो जिसे आप इक्विवेलेंट कह दोगे। यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, पहले 8, इसके नीचे दोनों का योग कर दो 10 और गुणा 10 कर दो।
10 8 80/10 यानी 8 वोल्ट आ गया। तो ये सरकार हो गया आप लोगों का इक्वलेंट कितना, 8 वोल्ट। फिर आर एल ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब आपको मालूम है V बराबर होता है आई आर। V के तौर पर E इक्वलेंट ले लो, I के तौर पर I इक्वलेंट ले लो, R के तौर पर R इक्वलेंट ले लो। तो फाइनली I इक्वलेंट बराबर हो जाएगा E इक्वलेंट बटा R इक्वलेंट। तो ये कितना है, 8 है। ये कितना है, 8/5। 8 से 8 कटेगा, 5 ऊपर जाएगा, 5 एम्पियर I इक्वलेंट आएगा। तो पहला I इक्वलेंट 5 एम्पियर आना चाहिए। तो भाई ये ऑप्शन तो आप लोगों का गलत ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन के अंदर R इक्वलेंट 8/5, 8/5, इसमें 5 ओम दे रखा है, ये ऐसे गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन पर विचार करने योग्य बातें, ठीक है। अच्छा, 5 एम्पियर इसमें भी है, इसमें भी है, 8/5 ओम इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब IL ज्ञात करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तीनों ऑप्शन, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल है। IL कैसे ज्ञात करोगे, सब जानते हैं। E इक्वलेंट बटा क्या होता है, R इक्वलेंट प्लस RL। 8/8/5 प्लस 4 का सॉल्यूशन कर लो, आंसर करते हैं। देखो 5 कितना आएगा, 8, 5 को 20, 8 पंजो 40/28, 20/14, 10/7 है क्या, कहीं है? क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाए? सीधे सीधे सवाल है बिल्कुल। देखो टफ सवाल आते ही नहीं है परीक्षा के अंदर, बहुत सीधे सीधे सवाल आते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल। ये कह रहा है दिए गए परिपथ में आई इक्वलेंट आर इक्वलेंट आई एल ज्ञात करो। वही नॉर्टन का सवाल दे दिया ये भी। चलो ठीक है, इसको नॉर्टन से ही कर देते। ओके, सबसे पहले आर इक्वलेंट कैसे ज्ञात करते हैं, आर एल को हटा दो। ये लो हटा दिया आर एल को, मैं तो इधर भेज दो। अब सोल्व करता हूं ना। आर एल को हटा दीजिएगा, ये है 10 ओम, ये है 8 ओम। अब आर एल को हटा देना है, ये लीजिएगा, आर एल को हटा दिया, इधर होगा आर इक्वलेंट। वोल्टेज सोर्स है तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स है तो क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट। क्या करना पड़ेगा रे, ओपन सर्किट। तो अब देखो यहां से अगर मैं करंट फ्लो करूं तो करंट आगे नहीं जाएगी क्योंकि ओपन है, तो करंट ऐसे ही घूम के वापस आ गई। यानी आर इक्वलेंट कितना है, 8 ओम है। आर इक्वलेंट 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम, चारों में ही दे रखा है। चलो आर इक्वलेंट से चेक ही नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चारों ऑप्शन ही बन रहे हैं इसके हिसाब से, तो 8 ओम के हिसाब से ना। अब आई एल तभी ज्ञात होगा जब हमें आई इक्वलेंट मालूम होगा ना। तो आई इक्वलेंट कैसे ज्ञात कर, देखो आई इक्वलेंट ज्ञात करने का मेथड भी होता है। कैसे ज्ञात करते हैं, आप आर एल को हटाकर शॉर्ट कर दो। आप आर एल को हटाकर क्या कर दो, इसको नॉर्टन से ही सोल्व कर रहा हूं मैं। तो आर एल को हटाकर शॉर्ट कर दीजिए, ये 20 वोल्ट है, ये है 6 एम्पियर। आप क्या करो, इस आर एल को हटाकर शॉर्ट कर दो, बाकी ऐसे रहने दो। तो इसके अंदर बहने वाली करंट ये क्या होती है, आई इक्वलेंट। आई इक्वलेंट ये देख लो ऐसे कैसे, करंट बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर, वोल्टेज बटा प्रतिरोध। आई इक्वलेंट कितना हो गया, 20/8 यानी 10/4 यानी 5/2, 5/2 एम्पियर आएगा इक्वलेंट। तो ये लो, ये तो 8 ओम था, तो इसमें 5/2 ओम एम्पियर दे रखा है, मतलब ये पूरा ही चेक करवाएगा। अभी तक तो एक ही ऑप्शन हटा है। चलो आई एल कैसे ज्ञात करते हैं, आई एल बराबर होता है आई इक्वलेंट इंटू आर इक्वलेंट बटा आर इक्वलेंट प्लस आर एल, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 5/2 गुणा आर इक्वलेंट कितना आया था, 8, फिर 8 प्लस आर एल कितना है, 4, 8 पंजो 40/2 यानी 20,
और नीचे 8 4 12 यानी 10/6 यानी 5/3 एम्पियर। तो भाई 5/2 एम्पियर ये भी गलत, 5/6 एम्पियर ये भी गलत। तो 5/2 आई इक्वलेंट हो गया, आर इक्वलेंट 8 ओम हो गया, और आई एल कितना हो गया 5/3 एम्पियर हो गया है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सवाल और होना चाहिए, ये अच्छा सवाल है, सीधा सा है। देखो नॉर्टन परिपथ कैसे बनता है आपको मालूम है ना, ये आई इक्वलेंट होता है, ये यहाँ जेड एल जेड इक्वलेंट होता है, और यहाँ क्या होता है जेड एल होता है। अब एक चीज बताओ, ध्यान देना, देखो जब आप सवाल करते हो तो आर इक्वलेंट ही लिखते हो, ठीक है, पर अगर आपके पास में ऑप्शन में जेड इक्वलेंट है समांतर क्रम में, तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे, ना कि आर इक्वलेंट को, ठीक है। अब देखो नॉर्टन के अंदर वोल्टेज सोर्स होते नहीं है, करंट सोर्स होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि वोल्टेज सोर्स नहीं होता, खत्म। सी ऑप्शन भी गलत है, वोल्टेज सोर्स नहीं होता है। अब दो ऑप्शन बचे हैं बी और डी, धारा स्रोत, यानी ये लाइन तो यहाँ पे सही है, ये लाइन यहाँ पे सही है, पर इसमें बोला है श्रेणी प्रतिरोध, श्रेणी में तो होता ही नहीं है पहली बात, और प्रतिरोध भी नहीं होता, समांतर प्रतिरोध होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए जो काम की बात है वो ये थी, एक तो आई इक्वलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सॉरी आई एल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आई इक्वलेंट आर इक्वलेंट बटा आर इक्वलेंट प्लस आर एल, नॉर्टन प्रमेय के अंदर। नॉर्टन के अंदर जब आई इक्वलेंट ज्ञात करते हैं तो आर एल को हटाकर शॉर्ट सर्किट किया जाता है, दूसरी बात काम की। तीसरी, आज के सवाल के अंदर मैंने एक चीज और देखी है कि धारा विभाजन का नियम काम आया है। धारा विभाजन का नियम क्या कहता है, जैसे ये R1 है, ये R2 है, अब यहां से I करंट आ रही है, सपोज करो I करंट आ रही है, अब I करंट दो भागों में टूट गई, यहाँ पे आके I1 में और इधर I2 में, इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में है। तो अगर मैं I1 ज्ञात करूंगा तो I1 करंट किस में बह रही है, पहले तो ये देखो R1 में, R1 के समांतर क्रम में कौन है R2, तो ऊपर लिखो R2, नीचे कर दो दोनों का योग और गुणा कर दो जो करंट सीधे स्रोत से आ रही है उस। अच्छा, आपको I2 ज्ञात करना है, तो I2 कैसे ज्ञात करते हैं, R2 के अंदर बहने वाली करंट कौन सी है, I2 है। R2 के समांतर क्रम में R1 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा R1 प्लस R2 गुणा क्या हो जाएगा I हो जाएगा, ठीक है। यही काम आया, बाकी जो कॉन्सेप्ट अब तक के अपन यूज कर रहे थे वो यूज। तो देखो अपन ने स्टार्टिंग के अंदर कितने क्वेश्चन कर लिए अब तक, 20 सवाल कर लिए। कितने सवाल कर लिए हैं, 20 सवाल। इन 20 सवालों के अंदर केवल एक सवाल आपका अध्यारोपण प्रमेय वाला था, सुपर पोजिशन थ्योरम वाला था, केवल एक सवाल, और बाकी आपके जो 19 सवाल थे वो पूरे के पूरे थेवेनिन और नॉर्टन पर आधारित सवाल। अभी और भी हम ढूंढ ढूंढ के सवाल निकाल के लेके आएंगे जो पिछले सालों के अंदर आए हुए हैं, उन सभी सवालों को भी करेंगे। अगली क्लास के अंदर अपन लेंगे अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय पर आधारित सवाल, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या थेवेनिन नॉर्टन से एक सवाल एग्जाम के अंदर बन जाता है, ठीक है। और कुछ अभी अध्यारोपण पर प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी, केवल एक ही सवाल किया है। अध्यारोपण पर प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा अपन नहीं कर रहे यहाँ पे अभी, क्योंकि अध्यारोपण से सवाल क्या होता है, थोड़ा लेंथी होता है। उसकी बजाय अगर सवाल को किरचॉफ लॉ से किया जाए, केसीएल केवीएल से किया जाए तो वो आसान पड़ता है। तो जब मैं केसीएल केवीएल पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो उस पर आधारित सवाल अपन लगाएंगे, तब उस टाइप के सवालों को वापिस ले लिया जाएगा, ठीक है ना। हमको एग्जाम के अंदर सवाल को जल्दी और सही सोल्व करना है। अब चाहे वो किरचॉफ के नियम से करो, चाहे किसी थ्योरम से करो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट लगाकर करो, आप लोग आंसर हमारा सही आना चाहिए। अभी केसीएल केवीएल पे सवाल करने हैं, फिर इसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, प्रतिकार प्रमेय है, मिलर प्रमेय है, ठीक है। इन पर आए हुए सारे सवाल भी अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे अगली क्लास के अंदर। मेरा टारगेट है मिनिमम 50 सवाल तो मैं थ्योरम पर लगाऊं, 50 सवाल करने का टारगेट थ्योरम पर लगाने।
50 सवाल करने के बाद अगर आप फिर कोई टेस्ट सीरीज देखोगे किसी भी कोचिंग की हो, और चाहे आपके पास पुराने पेपर हो, तो फिर आप लोगों से सभी सवाल सही सही सोल्व हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब आप पुराने पेपर होंगे आप लोगों के पास में, तो उनकी क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लासें भेजो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, अगली क्लास लेकर आएंगे जिसके अंदर अपना अगला लेक्चर नंबर 4 होगा। उसमें मैं कोशिश करूंगा अध्यारोपण प्रमेय के सवाल और अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के सवालों को लेकर लाया। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। जल्दी ही अपन सेकंड ग्रेड के लिए भी पूरा बैच लेकर आएंगे, कंप्लीट बैच। यहाँ तो आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए केवल क्वेश्चन बैंक ही चलेगी फिलहाल तो। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री चलेगी, कंप्लीट यूट्यूब पर होगी, सारे पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, थर्मोडायनेमिक्स होगा, आप लोगों का सॉलिड होगा, ऑप्टिक्स होगा, न्यूक्लियर होगा, जितने भी बीएससी के आपका सिलेबस है और एमएससी का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मतलब जितने भी टॉपिक्स पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी सोल्व करने की अपन करेंगे। ठीक है, सेकंड ग्रेड का बैच तो कंप्लीट ही चलाया जाएगा और वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चलाया जाएगा। ठीक है, उसकी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे और बिल्कुल अच्छे से उस बैच को भी अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन पर। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।